जब भी कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो यही सोच के करता है कि मैं फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक इसको क्लियर कर लूंगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आप सही से नहीं कर पाते तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेच होने लग जाती है और हमें उस चीज से बहुत ज्यादा बचना है। GS3 में 75, 80, 90 इससे ऊपर यूपीएससी मार्किंग नहीं कर रहा है। जनरल लेवल पे टाइम हमेशा हमें इस तरीके से डिवोट करना है कि आउटपुट निकल के आए। तो जब आप प्रिपरेशन करने निकलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में कुछ भी डिफाइंड नहीं, सिलेबस में सिर्फ ये डिफाइंड है कि यू हैव टू पुट योर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन, और जो भी सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है उसके आसपास का आपको लिखना है, इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखनी है, जो आपको डाइग्रेस नहीं होना है। हाँ, एक लेवल ऑफ रैंडमनेस रहती है, 6 के 6 क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट क्या हम 3 क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाय एवरीवन, वेलकम टू PW Only IAS. I'm Vikas Selawat. I'm a former IRS officer. I was able to clear UPSC twice in 2016 and 2018. और आज मैं आप सब लोगों के साथ ये बात करने आया हूँ कि जो भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस तरीके से सिलेबस को पढ़ना चाहिए, बोथ फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। साइड बाय साइड किस तरीके से आपको PYQ से ये समझना है कि किस टॉपिक के ऊपर कितना टाइम आपको देना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सही तरीके से जो आंसर राइटिंग होती है वो कैसे करनी होती है। जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे with a very good framework, naturally हमारे chances of clearing in 2027 are going to increase immensely. तो इसी चीज़ों पे थोड़ा सा ठीक से बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो यही सोच के करता है कि मैं फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक इसको क्लियर कर लूंगा। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आप सही से नहीं कर पाते तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेच होने लग जाती है और हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचना है। देखिए, हमें जिससे सबसे मैक्सिमम एनर्जी वो बिगिनिंग में ही है, तो जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे क्या करना है सही तरीके से, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं इस चीज़ के ऊपर। लॉजिक हमारा ये है कि सिलेबस से PYQ से क्वेश्चन की डिमांड तक किस तरीके से जाना है और मेंस में हाईएस्ट स्कोर कैसे करना है ना। चलिए समझते हैं। देखो, यूपीएससी का जो रियल गेम है वो क्या है। अगर हम अपने एग्जामिनेशन की बात करें तो इस पूरे एग्जाम में 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल पे आता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि लगभग 14 से 15 हजार बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स निकालते हैं फाइनली। इन बच्चों को मौका मिलता है मेंस लिखने का। मेंस एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेस डेवलप होता है। 7 मेजर पेपर्स हैं हमारे, जिसमें 4 GS के पेपर हैं, 1 एसए का पेपर है और 2 ऑप्शनल के पेपर हैं, एंड 2 हमारे लैंग्वेज पेपर भी हैं। मेंस ये मुश्किल से 2.5 के 2500 बच्चों के आसपास आप ब्रॉड लेके चल लीजिए, सिर्फ 2500 बच्चे मेंस निकालते हैं। और फाइनल जो पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर सिर्फ हम 1000 बच्चे के आसपास ये समझ के चलते हैं कि जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो हमें इन 1000 बच्चों तक पहुंचना है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ करना चाहिए, कौन से मंथ में कहाँ करना चाहिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे पास अब टाइम कितना है। अगस्त अगले 10 दिन के अंदर मोटा मोटा फिनिश हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो मेंस के ऊपर करना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारी विंडो होनी चाहिए फ्रॉम सितंबर ऑल द वे अप टू दिसंबर, दिस शुड बी डेडिकेटेड टू अ प्रिपरेशन जिसमें मेंस जो होना चाहिए वो कम से कम 80% होना चाहिए। और साथ में जिन जिन एरियाज में कॉम्प्लीमेंट्री है ना, जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सिलेबस निकल के आता है उसको हम प्रीलिम्स का भी कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हम सिर्फ 20% टाइम यहाँ पे देंगे इस पूरे फेज के अंदर, बट 80% टाइम कहाँ होना चाहिए, मेंस की तरफ होना चाहिए। मेरा आप सब लोगों को यही कहना है कि भाई सबसे पहले प्रिपरेशन जो आप लोगों ने स्टार्ट करी है उसके आइडियाज को समझिए कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है। यूपीएससी चाहता है कि एक बहुत ही एफिशिएंट इंसान निकल के आए इस प्रोसेस के थ्रू, जो कल को जाके अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन IAS, एज एन IPS, एज एन IRS संभाले और इस देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। तो इसीलिए आप किस लेवल पे प्लानिंग कर सकते हैं वो यूपीएससी आपके इन्हीं स्टेजेस पे चेक करेगा। तो हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, मेंस। देखो रफली यही है। अब हम अगर सितंबर से लेके दिसंबर तक मेजर फोकस रखेंगे मेंस के ऊपर, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस हम किस तरीके से कवर करेंगे। बिकॉज नेचुरली सिलेबस, PYQ और जो हमने सेशन में मेन थीम रखी है वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट एक ब्रॉड आइडिया तो लगना चाहिए ना पहले शुरुआत में कि हमें करना क्या है मंथ वाइज।
राइट। इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा एक प्लानर के थ्रू भी समझाऊंगा थोड़ी देर में, ताकि आप सही तरीके से उसको और समझ पाए माइक्रो टॉपिक्स के साथ में। तो ये रहा फर्स्ट चीज। सेकंड, समवेयर मिड फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स एंड ऑल द वे अप टू मे, ये एक ऐसा फेज है जिसमें हमें प्रीलिम्स के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना चाहिए, है ना। मेरा कहना ये मतलब इसमें भी आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो, लाइक दो फेज में इसको डिवाइड कर सकते हो। दिसंबर से लेके समवेयर अराउंड मिड फेब, इसमें आप मेंस की रिवीजन कर सकते हो, लेकिन फेब टू मे ब्रॉडली यू हैव टू फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स। तो इसमें आप सिर्फ मेंस की रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो हम बिल्कुल रेशियो को चेंज कर देंगे मोटा मोटा। यहाँ पे हम मेंस जो है वो मुश्किल से 20% करेंगे, और प्रीलिम्स जो है वो हमारा मेन 80% हो जाएगा। एंड देन इवेंचुअली हम सब होपफुल रहते हैं कि हम प्रीलिम्स निकालेंगे और बाद में सिर्फ मेंस के ऊपर फोकस करेंगे फ्रॉम मई 2027 ऑल द वे अप टू अगस्त 2027। तो इस तरीके से पहले आपको क्यों प्रिपरेशन करिए, पहले ये समझिए। देखिए, सबसे ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है इस पूरी प्रिपरेशन का वो मेंस है। मेंस तक सबसे ज्यादा छटाई होती है बच्चों में, और हमें भी इसी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेंस का सिलेबस ऐसा है जहां पे हमें एक एस्से पेपर लिखना होता है। अगर हम पिछले 4 से 5 साल का ट्रेंड देखें तो एस्से पेपर में फिलॉसफी जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब देखिए, एस्से पेपर के लिए हमने क्या किया, हमने सिलेबस पढ़ा। सिलेबस में कुछ भी डिफाइंड ही नहीं है। हाँ जी, सिलेबस में कुछ भी डिफाइंड नहीं। सिलेबस में सिर्फ ये डिफाइंड है कि यू हैव टू पुट योर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन, और जो भी सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है उसके आसपास का आपको लिखना है, इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखनी है, जो आपको डाइग्रेस नहीं होना है। बस इतना ही सिलेबस में मेंशन्ड है, कोई अलग से सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। ओके, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भाई आपको बताया ही नहीं गया है। तो इसीलिए एस्से पेपर की जो प्रिपरेशन है वो लार्जली किसके बेसिस पे डिराइव करते हैं हम? वी डिराइव इट ऑन द बेसिस ऑफ PYQs, and PYQs since 2017 tell us only one story, that philosophy is going to dominate, है ना। तो फिलोसॉफिकल एसेस जो है उनकी भी बहुत सारी थीम्स निकल के आती हैं। जैसे एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है चेंज को लेके, कि लाइफ में चेंजेस किस तरीके से होते हैं। ऐसे एक फेमस कोट था जिसके ऊपर यूपीएससी ने ऐसे लिखवाया, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, है ना। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो वो क्या है, एक फिलॉसफी के ऊपर है, चेंज। ग्रीक फिलोसफर्स के ऊपर यूपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, फिलॉसफी के अंदर भी कुछ कुछ डाइसेक्शन करने पड़ेंगे, राइट। फिलॉसफी तो एक ब्रॉडर टर्म हो गया, लेकिन उसके अंदर भी तो डाइसेक्ट करना पड़ेगा कि और क्या पूछ रहा है। सेकेंड, वो आपसे ये भी पूछता है, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी आर ऑलवेज हैविंग दिस डिलेमा ऑफ स्पिरिचुअलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म, राइट। बिकॉज हमारी लाइफ के जो एक्शंस हैं वो इसके ऊपर नेचुरली डिपेंड करते हैं। बिकॉज जब तक हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी हम रैट रेस के अंदर चलते रहेंगे। तो इस थीम के ऊपर भी यूपीएससी बहुत बार आपसे पेपर में पूछ चुका है। तो जैसे ही आप पीवाईक्यूज को सही तरीके से एनालाइज करना चालू करते हैं, यू गेट द राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन। और ऐसे में तो मैं आपको सच बताऊं कि सिर्फ सिलेबस से तो कुछ पता चलने वाला ही नहीं है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज पे। सम थीम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ये भी बात सही है कि सिर्फ फिलॉसफी के एस्से नहीं आते हैं। लास्ट ईयर 7 आउट ऑफ 8 एस्से वर फिलोसॉफिकल। 2024 में जाएं तो वो 6 के आसपास थे। तो ये थोड़ा सा सीसो चलता रहेगा, और कुछ बेसिक थीम जैसे पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, वुमेन रिलेटेड इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट इन स्पेसिफिक, वहां से भी एक आधा एस्से रेगुलर लेवल पे आता रहता है। तो हम फिलॉसफी के साथ साथ वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर दीज अदर टॉपिक्स ऑल्सो। जैसे साइंस के ऊपर यूपीएससी काफी पूछता है, मैथमेटिक्स के ऊपर, लाइक मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। इस तरीके से उन्होंने फिलोसॉफिकल तरीके से साइंस को भी एक तरीके से आपसे पूछ लिया गया। सो एस्से की जो प्रिपरेशन है नेचुरली सबसे रिफाइंड प्रिपरेशन है, और जीएस थोड़ा सही तरीके से करने के बाद ही इसके अंदर थोड़ा सा हमें एंटर करना चाहिए। शुरुआत में सबसे पहले एस्से लिखना सही नहीं रहता, क्योंकि आप जब तक एक्यूमुलेशन नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन का, विदाउट एक्यूमुलेशन यू कैन नॉट राइट वेरी गुड एस्सेज। और थोड़ा सा फिलोसॉफी स्पेसिफिक भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा कि एस्से के अंदर हम अच्छा फ्लो, अच्छे आइडियाज को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छे आइडियाज नहीं होंगे तो आउटकम अच्छा नहीं आने वाला। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर सिलेबस आपको गाइड ना करे,
आप PYQs के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दो। बट ये सिर्फ एक फर्स्ट लेवल आइडिया है कि हाँ ठीक है, हमें सिलेबस से कुछ पता नहीं चला, हमने PYQ से समझ लिया कि थीम्स कौन सी हैं, लेकिन जिस दिन आप एस्से लिखेंगे उस दिन किसी को तो आपको हेल्प आउट करना पड़ेगा ना कि इंट्रोडक्शन कैसा है, स्ट्रक्चर किस तरीके का है, कंक्लूजन किस तरीके से आपने लिखा है। तो वो जो सारी चीजें हैं इन बिटवीन, दीज आर द वन विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए इन द एंड दिस इज एन एग्जामिनेशन। 250 मार्क्स का पेपर है और 250 मार्क्स के अंदर हमें ये चीज समझनी है कि हम 120 130 भी स्कोर कर सकते हैं। देखो नंबर हर साल यूपीएससी चेंज करता है, किसी साल हाईएस्ट 175 भी गया है, किसी साल हाईएस्ट 130 भी गया है, किसी हाईएस्ट 150 भी गया है, तो उसको साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। बट हमें ये तो रखना पड़ेगा कि अगर कंपिटिटिव एज हमें मिल रहा है बाय स्कोरिंग 115 120, तो कम से कम वहां तक तो हम जाएं। और इन्हीं चीजों को हेल्प आउट करने के लिए हमारा जो सबसे प्रोमिनेंट प्रोग्राम है वो है सृजन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट होने वाला है ऑन 2 सितंबर, राइट। इसका प्लानर मैं आपको अलग से समझाऊंगा कैसे किस तरीके की अप्रोच हमारी है इसके अंदर। बट ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है विच एसेंशियली फोकसेस ऑन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड मेंस में जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि मेंस की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन में एसए और GS 1 2 3 4 इन पांचों पेपर्स के ऊपर बहुत एसेंशियल फोकस हम लेके आते हैं। देखिए ये तो बात रही एसए की, बट एसए से सारी कहानी खत्म तो होगी नहीं, 4 पेपर और भी हैं GS 1 2 3 4 जिनका सिलेबस रिलेटिवली बेटर तरीके से यूपीएससी ने हमें बताया हुआ है। जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि हम 4 पेपर को लेकर चलते हैं, GS 1 GS 2 GS 3 GS 4, जिसमें अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो पेपर 1 में हमारे पास आती है हिस्ट्री, साथ में सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, लगभग हम 1/3 का रेशियो लेके चल सकते हैं, जबकि इन जनरल ये देखा गया है कि ज्योग्राफी से एक आधा क्वेश्चन ज्यादा ही आता है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी से एक आधा क्वेश्चन ज्यादा आता है, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ से 7 क्वेश्चन आएंगे तो 6 + 6 के आसपास या फिर 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। कभी कभार 7 7 6 आता है, कभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सोसाइटी में 6 पूछ लेते हैं। यहाँ पर भी क्या है, 2 टाइप के क्वेश्चन हैं GS 1 2 3 के अंदर, 10 मार्कर क्वेश्चन हैं और 15 मार्कर क्वेश्चन हैं, और दोनों को लिखने का जो थोड़ा तरीका है वो अलग हो जाता है। 10 मार्कर में ज्यादा फोकस रहता है कि भाई आप कंटेंट को मैक्सिमम लेके आइए, 15 में हमें और ज्यादा फाइन ट्यून करना पड़ता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी थोड़े से और बेटर है, सजेशंस दे पाए हम अच्छे तरीके से, वो चीज भी हमने समझनी है ना। तो सिलेबस में उन्होंने बताया हुआ है हमें, GS 2 में हमारे पास है पॉलिटी है, साथ में गवर्नेंस है, एंड वी ऑल्सो हैव IR। तो ये 3 पार्ट हैं जो निकल के आते हैं पेपर 2 के अंदर। अब पेपर 2 में तो कई बार क्या होता है कि बच्चा IR जो नेचुरली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, हमारे आसपास की चीजें हैं उस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। बट जब आप PYQ निकाल के देखेंगे तो आपको एक ब्रॉड रेशो समझ में आएगा। रेशो ये होगा कि पॉलिटी, गवर्नेंस और जो एक छोटा सा और पार्ट यहाँ पे आ जाता है सोशल जस्टिस, इन तीनों को मिला के आपको लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मिलेंगे, और IR का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगभग फिक्स्ड हैं 4। तो जब आप प्रिपरेशन करने निकलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज सिलेबस में ये डिफाइंड नहीं है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस स्पेसिफिक टॉपिक। यूपीएससी हैज नेवर डिफाइंड दैट एंड दे विल नेवर डिफाइन इट, बिकॉज दैट विल टेक अवे द अनप्रेडिक्टेबिलिटी व्हिच दे वर्शिप। वो तो उसी की पूजा करते हैं बैठ के। हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी फिर भी हम ब्रॉड लेवल पे मैं ये लेके चल सकता हूं कि हाँ चलो 1/3 1/3 1/3 तीनों का रेशो है, तो वहां पे ठीक है, एक लेवल ऑफ क्लैरिटी है। लेकिन इस सेकंड पेपर में ऐसा नहीं है। सेकंड पेपर में जो पहले 3 पार्ट हैं वहां से सबसे ज्यादा डोमिनेंस है। इनफैक्ट पॉलिटी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 to 8 क्वेश्चंस। गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस ये एक ऐसा एरिया है जहां से आपको टोटल मिला के वही 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड फाइनली यू हैव टू गो टुवर्ड्स IR। GS 3, अभी मैं एक और लेवल पे आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसको यूपीएससी साइड बाय साइड इन्हीं में से पूछता है, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से आगे बढ़ सके। वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। ऑलराइट, सो GS 3 में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी के अंदर एक जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, दैट इज एग्रीकल्चर। सो इंडियन एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ यू नो
कि अगर हमें इंडिया में पॉवर्टी को रिमूव करना है, हमें अगर डेवलपमेंट करनी है, तो एक ऐसा सेक्टर है जिसको अगर सही तरीके से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया अगले 10 से 15 साल में, तो एटलीस्ट द लाइफ एट द बेसिक लेवल इज गोइंग टू बिकम सिग्निफिकेंटली गुड, है ना। हम सब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर को ऊपर ले जाए बिना कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए इंडिया यूपीएससी भी क्या करती है कि 4 क्वेश्चन के आसपास आपसे इंडियन इकोनॉमी के बेसिक बाकी सेक्टर से पूछती है, बट 4 क्वेश्चन के आसपास एग्रीकल्चर से रहते हैं। टोटल मिला के लगभग 8 क्वेश्चन हम यहाँ से करते हैं। फिर जीएस3 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको यहाँ पे साइंस भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, राइट। तो बहुत बड़ा एक एरिया है। और साथ में लास्ट में हमें देखने को मिलता है इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आईएस लिख दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ भी एक्चुअली जीएस2 हो गया और जीएस3 हो गया, दोनों के मार्क्स तो ओवरऑल सेम ही है, 250। बट जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, जब आप इनफैक्ट स्कोर भी देखते हैं टॉपर्स का, तो आपको समझ में आएगा कि जीएस2 में बच्चा 120 स्कोर कर लेता है और जीएस3 में 75, 80, 90, इससे ऊपर यूपीएससी मार्किंग नहीं कर रहा है जनरल लेवल पे। इससे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि कहाँ पे कितना टाइम अलॉट करना है। वो सिलेबस पे तो डिपेंड करता ही है, बट साइड बाय साइड इस पे भी डिपेंड करता है कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, एंड इन दी एंड मार्किंग के ऊपर भी बहुत डिसाइड होता है। बिकॉज अगर मुझे जीएस2 और जीएस3 के ऊपर मुझे मान लीजिए मुझे 50 घंटे मिले, तो मैं कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा? आई वुड प्रोबेबली गो फॉर परफेक्शन जीएस पेपर 2, 30 आवर्स एंड 20 आवर्स फॉर जीएस3। देखो बैलेंस प्रिपरेशन जो होती है वो हम बात तो करते हैं उसके बारे में, लेकिन टाइम हमेशा हमें इस तरीके से डिवोट करना है कि आउटपुट निकल के आए। और यही चीज़ हम अपने सृजन प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि जितना अच्छी एफिशिएंसी आप लेके आ सके। एफिशिएंसी डिक्लाइन क्यों होती है बच्चों की? बिकॉज एक तो वो एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको सही से करने के चक्कर में, बेस्ट तरीके से करने के चक्कर में उसमें फंस जाते हैं, है ना। सही से कोई गाइड नहीं कर पाता, मेंटरशिप नहीं मिल जाती, तो वो सारी चीज़ें आपको सृजन के अंदर मिल जाएंगी इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। फाइनली कम्स जीएस पेपर 4, जो कि इथिक्स का पेपर है। इथिक्स के पेपर में 2 सेक्शन है। फर्स्ट पार्ट जो है वो थियोरी पोर्शन है, जहाँ पे 3-4 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ बेसिक वैल्यूज पे कोड्स आपको मिलते हैं, उसके ऊपर आपको रेलिवेंस उनका बताना होता है इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। कभी कभार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जनरल कंटेक्स्ट में वो पूछ लेते हैं। देन सेकंड पार्ट रहता है केस स्टडीज, जहाँ पर भी क्या है कि ब्रॉडर लेवल की कुछ थीम्स हैं जिनको आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, है ना, डेवलपमेंट वर्सेस द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द ट्राइबल एरियाज, है ना। तो कभी कभी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उनकी डेवलपमेंट के नाम पे फॉर द रेस्ट ऑफ द नेशन। इसके ऊपर बहुत डिलेमा है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं। देन एज अ पर्सन आपको डिलेमास दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, एज अ सेक्रेटरी, एज अ डीएम, एज एन आईपीएस, हर तरीके से आपको डिलेमास दिए जाते हैं अलग। तो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको एक तरीके से वो टेस्ट करते हैं यहाँ पे। नेचुरली मैं ये नहीं कहता कि जो बच्चा इथिक्स के पेपर में बेस्ट नंबर लाता है दैट्स द मोस्ट इथिकल पर्सन, बट लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। और देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। द प्रैक्टिकलिटी इज दिस कि हमें मार्क्स लेके आने हैं, तो लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, यू शुड गो थ्रू दिस इनिशियल लेवल फिल्टर, जिसमें हम सिलेबस को देखें, हर छोटे छोटे टॉपिक की लिस्टिंग देखें, साथ में पीवाईक्यूज पे देखें। बिकॉज पीवाईक्यूज का फायदा पता क्या होता है? पीवाईक्यूज आपको एक लिमिट सेट करना सिखाता है हर टॉपिक के ऊपर। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि GS1 है, अब मान लीजिए वहां पे हम हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री जो है, अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे तो आपको हिस्ट्री का सिलेबस दिखेगा इस तरीके से कि यहाँ तो क्वेश्चन एंशिएंट से भी आते हैं, यहाँ तो मिडिएवल से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन प्योर आर्ट एंड कल्चर से भी आते हैं, कभी कभार कुछ क्वेश्चन मॉडर्न से भी आते हैं, मॉडर्न बहुत डोमिनेटिंग भी रहता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी आते हैं, एंड इन दी एंड यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आते हैं। तो जो GS1 है उसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एंशिएंट, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी ज़्यादा हम वो भी देखते हैं, ओवरलैपिंग विद एंशिएंट एंड मिडिएवल टॉपिक्स, तो वो तो रहता ही है, बट फिर भी एक जनरल लेवल की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सो अब आप जब अंदर जाएंगे तो आपको ये तो आपको पता चल गया कि हाँ ये मेरा सिलेबस है।
इसके अंदर कुछ टॉपिक लिस्टिंग भी दी हुई, बट मेंस के अंदर हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तरीके से टॉपिक लिस्टिंग नहीं दी हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लिख दिया कि फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम दिस टू दिस पीरियड 1757 टू 1857, है ना। उसके बाद कुछ और लिख दिया कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया में फ्रीडम फाइटर्स का। उससे क्या आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि क्या यूपीएससी एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाला है। हाँ, एक लेवल ऑफ रैंडमनेस रहती है, 6 के 6 क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट क्या हम 3 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसमें हम ज़्यादा अच्छे आंसर्स लिखें बाकी लोगों से, और कम से कम 2-3 में एटलीस्ट बेसिक लेवल हम प्रिपरेशन अपनी कम से कम बना के रख सके। तो आपको समझ में आया कि हाँ, जब पीवाईक्यू में देखता हूँ तो ये जो पूरा पोर्शन है एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से कुछ थीम्स है जहां से यूपीएससी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। जैसे मान लीजिए द थीम ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, द थीम ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, है ना। इन दोनों से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हम जाते हैं कि मान लीजिए कुछ स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर हैं, जैसे गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर है, वहां से कम 2 बार क्वेश्चन आया है। तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये कुछ ऐसी थीम्स निकल के आती हैं और ये हमें पीवाईक्यू से मिली है, ठीक है, वी हैव गॉट देम फ्रॉम पीवाईक्यू। ये हमें सिलेबस से समझ में आ गया कि भाई हाँ, सिलेबस में ये सब मेंशन्ड है। तो आपको सिलेबस से जब आप कोई भी बुक पकड़ते हो तो उस बुक का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत फैली हुई बुक हो सकती है, नोट्स बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको क्रिस्टल क्लैरिटी मिलती है किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द पेपर। सिमिलरली मॉडर्न के अंदर कौन कौन से एरियाज हैं जहां से यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगी, 1857। अब मुझे 1857 के रिवोल्ट पे क्या क्या स्पेसिफिक चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए, ये मुझे पीवाईक्यू समझा देता है। जैसे 2016 में उन्होंने बताया कि हाँ, बहुत बड़े चेंजेस हुए थे ड्यू टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो 1857 रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2019 में उन्होंने पूछ लिया कि पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो समझ में आया कि हाँ, इसके जो लिंकेज है, इससे पहले जो रिवोल्ट है उससे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हो सकता है ये थीम मैंने ना पढ़ी हो, वेरी हाई चांसेस, बिकॉज मैं कॉजेस पढ़ के बैठा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है, वाइट फील्ड और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मुझे शायद ये ना पता हो कि किसके लिंकेजेस पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स के साथ में क्या है। ये मुझे किसने सिखाया? पीवाईक्यूज ने सिखाया। और ये आपको हर टॉपिक पे पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इकोनॉमिक थीम के ऊपर किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बार बार क्वेश्चन आता है या फिर फेमाइंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। और ये एक ऐसी थीम है जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ है इंडिया का, उस पर यूपीएससी बहुत रेगुलरली पूछता है। फ्रीडम स्ट्रगल जो कि हम लार्जली 1885 से लेके 1947 तक प्रिपेयर करते हैं, इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो भी हमें समझ में आना चाहिए। सो दैट इज समथिंग विच इज गिवन हेल्प टू अस बाय पीवाईक्यू। और ये सिर्फ एक सिलेबस में नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस अब अपने आप में बहुत बड़ी बुक्स हैं, विपिन चंद्रा की बुक मिल जाएगी आपको, है ना। उसके बाद अगर आप चाहो तो रामचंद्र गुहा की भी इतनी बड़ी बुक है पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर। बट क्या आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए? क्या आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट बनता है? पीवाईक्यू हमें यह समझाता है कि पिछले 14 से 15 साल के अंदर 2013 ऑनवर्ड्स जो अभी तक पेपर हुए सारे मिला जुला के, उसमें मुश्किल से पहले ईयर को छोड़ दें, फर्स्ट ईयर में 5 क्वेश्चन आए थे, बिकॉज वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटेशन था यूपीएससी का। उसके बाद टोटल मिला जुला के भी मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं टोटल मिला के। और उसमें भी 2 थीम सबसे ज्यादा फेमस रही हैं, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन और सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो था, उसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव निकल के आए। तो अगर मान लीजिए कल मेरा पेपर है तो मुझे कम से कम पता होगा ना कि हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लाइकलीहुड कितना ज्यादा है। अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन है तो वेरी लेस चांसेस इस साल पूछे। ये भी मतलब ठीक है, अब ये कोई साइंस नहीं है ना, बट एक तरीका तो है कम से कम कि मुझे अगर कंपिटिटिव लेवल पे करना हो कि मुझे मॉडर्न रिवाइज करना चाहिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो एटलीस्ट मेरे पास एक वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन और डिसीजन लेने के लिए कम से कम कुछ चीज तो है मेरे पास। एंड फाइनली इट कम्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बहुत बड़ा मजा आता है पढ़ने में, बट यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं और कौन सी थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। कि हाँ, हमें समझ में आया कि हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर, जर्मनी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, राइट। हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन प्लस फ्रेंच रेवोल्यूशन पे कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, किस किस थीम को प्रायोरिटी देनी है। अदरवाइज क्या होगा कि आप सिलेबस के अंदर खो जाएंगे, आप बुक्स के अंदर खो जाएंगे, बिकॉज सिलेबस कभी भी उस लेवल की आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता जो आपको पीवाईक्यूज देंगे। इसलिए दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर
यू शुड फोकस ऑन योर मेंस, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत होलिस्टिक तरीके से चलेगी, और उसको आप वीकेंड पे टेस्ट भी कर सकते हैं सही तरीके से। तो वो समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हाँ ठीक है कि प्रीलिम्स के अंदर सबसे पहले तो कौन कौन से पार्ट आता है। तो भाई हमें पता चलेगा कि हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं पूछता यूपीएससी, आइडिया लेवल पे आ सकता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बताइए। आता नहीं, अभी तक कभी देखा नहीं हम लोगों ने, है ना। किसी दिन आ जाएगा तो उस दिन ये बात शायद सच नहीं रहेगी, लेकिन अभी तक तो जो हमारा प्रीमाइस है, जो थीसिस है, वो सही चल रही है, तो हम फिर इसको फिर हम गलत क्यों बोले। तो दैट इज नंबर वन। पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते नहीं, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आया है, ऐसे एयर इंडिया को कब नेशनलाइज किया था, ये चीजें, बट वो आप इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ लेते हो। ऐसा अलग से ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला पार्ट है उसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं हम यहाँ पे जब एंट्री करते हैं मॉडर्न, किसी साल 7 क्वेश्चन, किसी साल 8 क्वेश्चन, किसी साल 3 क्वेश्चन। एंशिएंट लास्ट ईयर अगर देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन आ गए थे। आर्ट एंड कल्चर से कम 3-4 क्वेश्चन थे, राइट। मिडिएवल लास्ट ईयर कम आई थी 2026 के प्रीलिम्स के अंदर, और उससे पहले कुछ ऐसे ईयर्स थे जब मिडिएवल बहुत अच्छे से पूछी गई थी, एंशिएंट कम थी। सो वी अंडरस्टैंड दैट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन द अबव 4 पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हैव टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस तो आपको भी उन 4 पार्ट पे फोकस करना चाहिए। और उसके लिए आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज अलग से फिर से उसके बेसिस पे एक थीम का काम कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं एंशिएंट को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इंडस वैली से क्वेश्चन काफी आए हैं। मैं ये समझ गया कि कुछ क्वेश्चंस वैदिक पीरियड से बहुत ज्यादा आए हैं इस बार, वो थीम कंटिन्यूएशन में से थी। बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत क्वेश्चन, तो बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो टॉपिक आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, बट द ओरिएंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंस इज वेरी डिफरेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस। प्रीलिम्स में वो फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछता है, मेंस में वो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा पूछता है। तो दोनों के अंदर एक लेवल ऑफ डिफरेंस है जो आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे कि सिलेबस समझो, दोनों के अंदर कौन कौन से एरियाज हैं जो मर्ज होके आते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वहां से क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आता है, तब तक आप सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए यही इसी तरीके से मैंने भी सीखा है। मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया तो मैंने प्रीलिम्स की ओवर प्रिपरेशन कर डाली, ठीक है, बट सही तरीके से पेपर सॉल्व करना नहीं सीखा था। मेंस किया बट उस अच्छे लेवल पे नहीं कर पाया, तो मैं पहली बार में प्रीलिम्स तो किसी तरीके से निकल गया कुछ मार्क्स से, बट मेंस जो था वो मैं से नहीं निकाल पाया, बिकॉज मेरी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। मैं ठीक से ना तो सिलेबस को समझ पाया कि कहाँ से कितना आता है, और वो थोड़े से अर्ली ईयर्स भी थे, बट ठीक है वो बहाना हम लेके नहीं चल सकते, बाकी बच्चे तो पास हुए ही थे ना। और मेंस का सिलेबस भी मैंने ठीक से कवर नहीं किया था, शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए थे मेरे जीएस 1, 2, 3 के ऊपर, कुछ कुछ ऐसे ऐसे एरियाज, किस एरिया से मुझे करंट अफेयर पे फोकस ज्यादा करना चाहिए था वो भी मैंने क्लैरिटी नहीं ली थी, राइट। तो इससे क्या हुआ कि वो एक प्रिपरेशन जो थी जिसमें रोज जो डेली बेसिस की फाइन ट्यूनिंग होती है ना, वो मेरे पास नहीं थी, और इसी वजह से प्रिपरेशन मुश्किल हो गई, और फर्स्ट अटेम्प्ट तो नेचुरली मेरा चला गया। तब मैंने समझा दोबारा प्रीलिम्स जब प्रिपरेशन किया कि हाँ प्रीलिम्स तो मैं ठीक हो गया हूँ, बट मेंस हाँ इसमें मुझे ये चीजें करनी चाहिए थी, तो मैंने उन चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो सेकंड बार में मेरा मेंस निकल गया, बट फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में मार्क्स थोड़े से कम आए, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इन द थर्ड अटेम्प्ट आई वाज वेरी श्योर कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब मुझे 2 बार का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, कॉन्फिडेंस भी आ चुका है, और बेसिक लेवल क्लैरिटी है कि मुझे प्रीलिम्स के टाइम पे क्या चीजें पढ़नी है, मेंस के टाइम क्या चीजें पढ़नी है। तो वो दोनों मेरे आराम से क्लियर हुए। पर्सनैलिटी टेस्ट में दिक्कत थी, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश मोर, आई सेट विद मोर पीपल हु वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 years, आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, आई वॉज एबल टू बिकम मोर कंफर्टेबल विद इन माई ओन स्किन। मैंने अपने बारे में भी और समझा, है ना, कि मैं कहाँ से आता हूँ, किस तरीके से मुझे आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके की बातें मुझे नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू बोर्ड रूम के अंदर, क्यों इंटीग्रिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। वो सारी चीज़ें मैंने थर्ड अटेम्प्ट में सही तरीके से सीखी, बिकॉज पहले 2 अटेम्प्ट में कोई जानकारी नहीं थी और कोई था ही नहीं जो मुझे समझा सके इन सब चीज़ों के बारे में। उस टाइम पे क्या था कि सोशल मीडिया इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी जितनी आज है। जैसे आज आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू सारी चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाती है, हमारे टाइम पे ये इतना आसान काम नहीं हुआ करता था। बट नेवरदलेस इस चीज़ को आप जरूर समझिए कि सिलेबस, मेंस पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज, जब आप तीनों को साथ लेके चलेंगे तो एक लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन आपकी निकल के आएगी वो बहुत सही तरीके से आएगी। एंड सेम गोज हेयर। ये तो मैंने आपको सिर्फ हिस्ट्री का बताया, आपको पता है कि सोसाइटी से उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, बट ज्योग्राफी से मिलेंगे।
बट क्या सोसाइटी बिल्कुल इररेलेवेंट है? वो भी बात सही नहीं है। ये बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स करंट अफेयर्स में ऐसे होते हैं जो यूपीएससी पूछ लेता है प्रीलिम्स एग्जाम में, सेंसस के बेसिस पूछ लेता है, अर्बनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, स्पेसिफिक परसेंटेज पूछ लेता है। तो वो अगर आप फैक्ट्स याद करेंगे प्रीलिम्स के, तो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में फायदा होगा एंड साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स में भी फायदा होगा। ज्योग्राफी के लिए भी सेम कहानी है। कुछ एरिया स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और ये आप समझो, जैसे जीएस पेपर 3 है, प्रीलिम्स की जो इकोनॉमिक्स है और जो मेंस की इकोनॉमिक्स में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रीलिम्स के इकोनॉमिक जो थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दीजिए, नीर रीर का डिफरेंस बता दीजिए, कुछ नई नई टर्म्स आती हैं, है ना, उनके बारे में यूपीएससी पूछता है। बट मेंस जैसे आता है, इंडियन इकोनॉमिक स्पेसिफिक क्वेश्चन निकल के आते हैं। हमारी जीडीपी पे, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन बहुत रेगुलरली आता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर आता है, एग्रीकल्चर के 4-5 फेसेट्स हैं, एमएसपी हो गया, वो सारी चीज़ें हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, वो सारी चीज़ों पे यूपीएससी मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बट ये इस एरिया से प्रीलिम्स में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ये चीज़ें इसलिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेंगे, उतना जल्दी होगा आपके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना। That's why you have to decode the syllabus first, number one. Second, you have to understand the PYQs of the mains, and ये भी आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा एरिया प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, ताकि आप जब उसको पढ़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकें, ताकि बाद में आपको प्रीलिम्स के लिए फिर से फ्रेश प्रिपरेशन ना स्टार्ट करनी पड़े। एटलीस्ट फॉर दो सब्जेक्ट्स जो अलग है वो तो अलग है, लेकिन जहाँ पे कर सकते हो वहाँ तो करना चाहिए ना भाई। हम प्रिपरेशन करने ही इसलिए आए ताकि हम यहाँ फाइनल रिजल्ट निकाल के लेके आ सकें। हम प्रिपरेशन इसलिए करने नहीं आए हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हम कुछ बहुत बड़ा कुछ हमें अवार्ड मिल जाएगा लास्ट में। नहीं भाई, हम उसके लिए नहीं आए हैं कि सिर्फ ज्ञान के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। ज्ञान तो पूरी जिंदगी आपको मिलने वाली, नॉलेज के लिए आप सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते, राइट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे आप सबको पता है व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, बट व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट यू नीड टू डू इन योर लाइफ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इफ यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, व्हाट यू वांट, इवेंचुअली यू विल गेट इट। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इन्हीं चीजों को ईजी करने के लिए, टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू, वी हैव ए सिग्निफिकेंट प्लानर। तो हम जो सीजन प्रोग्राम चलाते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, उसको हमने शुरुआत से ही, जैसे अब आप बहुत बारे बच्चे इस चीज़ का वेट करते हैं कि मेंस कब हो जाएगा। मेंस जैसे ही हो जाता है तो हमें एक ओरिएंटेशन मिल जाती है कि व्हाट न्यू एलिमेंट्स वर देयर विद रिस्पेक्ट टू मेंस, है ना। ये सबको क्लियर है। प्रीलिम्स की तो ओरिएंटेशन सबको मिल चुकी है। बहुत सारे बच्चे आप में से ऑलरेडी अटेम्प्ट भी दिया होगा, एंड किसी न किसी वजह से, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर की वजह से, या थोड़ा माइंडसेट की वजह से उस दिन थोड़ा सा एंग्जाइटी ज़्यादा हो गई, आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स उतना अच्छे से नहीं दे पाए। तो इनिशियल टाइम में उतना अच्छा हमारा एम्बिशन के साथ हम पढ़ाई नहीं कर पाते। मान लीजिए मई में ऐसा हुआ तो जून जुलाई बहुत केसेस में हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। इसीलिए अब टाइम आ चुका है अगस्त, राइट। ऑलरेडी हम 17-18 दिन जा चुके हैं। अब आपको ये समझना है कि हाँ, मुझे अब सही से प्रिपेयर करना, वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप ये डिसीजन लेंगे उतना अच्छा आपके लिए ये रहने वाला है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, आपको सही तरीके से स्टार्ट करना है। जैसे प्लीज आप सब लोग इस प्लानर को देखिए। इस प्लानर के अंदर हमने हर चीज को ना एक बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि आप, अगर आप इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के पार्ट बनते हैं तो उसके बाद आप ऐसे की तैयारी शुरू करिए थोड़ा सा, है ना। हो सकता है आपका फाउंडेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई अभी तक, तो आप शायद इसको इनिशियल लेवल पे शायद छोड़ भी सकते हैं। लेकिन किसी न किसी पेपर से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना मेंस की प्रिपरेशन। और जैसा हमने बताया कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक हमें मेंस की प्रिपरेशन सही तरीके से करनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम प्रायोरिटी कैसे तय करें, GS 1 से स्टार्ट करें कि GS 3 से स्टार्ट करें कि GS 2 से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से पेपर के अंदर स्टैटिक पोर्शन ज्यादा है, कौन से पेपर के अंदर करंट अफेयर पोर्शन ज्यादा है। सो वी अंडरस्टैंड कि हाँ, GS 1 में स्टैटिक बहुत ज्यादा, बिकॉज हिस्ट्री मोस्टली स्टैटिक पार्ट रहता है। सोसाइटी में थोड़ा सा करंट अफेयर है, और ज्योग्राफी के अंदर भी स्टैटिक पार्ट काफी ज्यादा है। एटलीस्ट 50 to 60% तो है, कुछ डायनामिज्म है, वो हम सब मानते हैं। बट एटलीस्ट 50 to 60% पेपर बिल्कुल स्टैटिक लेवल का आने वाला है। ये सबको जानकारी रहती है GS पेपर 1 की। तो वन ऑफ द बेस्ट पेपर टू स्टार्ट इज GS पेपर 1। जैसे हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो पोर्शन है 7 सितंबर मंडे से स्टार्ट कर दिया कि हाँ, इस दिन आप ये टॉपिक्स पढ़िए, और आपको मेंस के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलेंगे लिखने के लिए, जिसको आप सबमिट करेंगे और आपको रिव्यू मिलेगा उसके ऊपर, राइट। तो जब डेली बेसिस पे आप कुछ पार्ट पढ़ते हैं, उसके मेंस के आंसर लिखेंगे, तो आपकी आंसर राइटिंग भी साइड से थ्रू
साइड बाय साइड रिफाइन होती चली जाएगी। किस तरीके से फास्ट इंट्रोडक्शन लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे अच्छा मेंटेन करते हैं, कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारी चीजें आप सही से समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पूरा का पूरा दे दिया है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने में जैसे मान लीजिए मुझे समझ में आ गया, हाँ ठीक है मुझे 6 दिन लगेंगे या मुझे 8 दिन लगेंगे, ये अब आपको डिसाइड करना है, राइट। बट बेस्ट ये है कि आप प्लानर को सही तरीके से फॉलो करें। कहीं पे बीच में आपको लगे कि भाई यू आर एबल टू जनरेट मोर एफिशिएंसी बाय नॉट फॉलोइंग सम स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द प्लानर, तो वो आपको इंडिपेंडेंस है, वो आपको अपने तरीके से करने की आज़ादी है, बिकॉज दिस इज हाउ टॉपर्स आर मेड। आपको अपनी इंट्यूशन, आपको अपनी क्रिटिकल इंटेलिजेंस पे हमेशा बिलीफ और फेथ होना चाहिए। हाँ जी, तो 6 दिन आप पूरा मेंस पे फोकस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% हम मेंस के ऊपर जाएंगे, फिर 15 से 20% हम प्रीलिम्स भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो पूरा का पूरा पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसी में से 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, मतलब 7 आउट ऑफ 8 ईयर्स और 8 आउट ऑफ 10 ईयर्स, इस तरीके से हम लेके चल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो अगर आते हैं तो भाई यहाँ पे हम प्रीलिम्स भी कुछ सॉल्व करके देख लें, ताकि ये ना हो ना कि भाई सीधे जाकर दिसंबर में या जनवरी में जाकर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें प्रीलिम्स के तो हमें लगे भाई ये तो हमने कुछ किया ही नहीं है, सडनली unnecessary level, because we have to fall in love with this part, है ना, fall in love with the question। एग्जीक्यूशन को उतना ही अच्छे तरीके से लेके आना है जितने तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। बहुत बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते हैं बट एग्जीक्यूशन वीक हो जाता है। एग्जीक्यूशन को स्ट्रांग बनाना सीखिए। इसीलिए आपको संडे जो होगा एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा मेंस का, कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से आपको एक सेक्शनल टेस्ट मिला, प्लस साथ में आपको प्रीलिम्स का भी जो पार्ट है उससे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आप मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स भी थोड़ी सी कवर कर सके। इसका डबल बेनिफिट है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी थोड़ी सी हो जाएगी और मेंस तो आपका परफेक्शन की तरफ चलता ही जा रहा है। तो पहले हमने इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, फिर हमने जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस में समझा कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस से कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा टाइम को लिमिट कर दिया, है ना, कि एक दिन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमने टाइम दे दिया। आर्ट एंड कल्चर जैसे हमने देखा कि भाई हाँ एंशिएंट मिडिएवल के साथ मिला जुला के ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल जाते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट मिडिएवल, सो वी कैन गिव 3 to 4 days टू दैट ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ मेंस। फिर संडे आएगा, सैटरडे और संडे जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो सिंस यहाँ पे हमारा फ्राइडे तक ही सिलेबस कवर हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे सैटरडे तक ही अपना पहले प्रीलिम्स का टेस्ट दे दें, जिसमें कि फिर आप थोड़ा सा सीसेट भी साइड बाय साइड करें। अब जरूरी नहीं कि आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ करनी है, आप थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो देखिए कि हाँ क्या सीसेट सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कुछ गलतियां हो रही तो एटलीस्ट अर्ली लेवल ऑफ डिटेक्शन तो होगा, नहीं तो क्या होगा बहुत लेट हो जाएगा हर चीज, राइट। हर चीज जनवरी फरवरी में नहीं हो सकती, दिस इज नॉट हाउ प्रिपरेशन शुड बी। तो इसीलिए आपको पहले ही समझा दिया जाएगा, आपको रिव्यू दे दिया जाएगा कि भाई क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है। फिर संडे को एज यूजुअल आप सही तरीके से अपना मेंस वाला पार्ट कर सकते हैं और साथ में प्रीलिम्स का जीएस वाला पोर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सितंबर में फिर हम जैसे हमारा हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होगा तो आप नेक्स्ट पार्ट पे चलिए, ज्योग्राफी की तरफ चलिए, है ना। तो ज्योग्राफी के लिए आपको मोटा मोटा हमने 1 वीक दे दिया, राइट। तो ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया आपका, राइट। सोसाइटी और जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट है उसको आप थोड़ा सा क्लब भी कर सकते हो। GS1 GS2 में जो फर्स्ट पार्ट में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस इन द सोसाइटी, इन GS पेपर टू वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, उसी को हम सोशल जस्टिस बोलते हैं, है ना, कि न्याय होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो वो आप उसके अंदर कर सकते हैं साथ में क्लब करके। तो आप ज्योग्राफी कर लीजिए, ज्योग्राफी में भी सेम वही तरीके से पहले 6 दिन आप मेंस करेंगे, 7वें दिन आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। फिर एक जो ऐसा पार्ट है जो ऑफ सिलेबस है which is very very essential, that part is ethics। एथिक्स को हम बहुत ज़्यादा डिले ना करें। एथिक्स में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, बहुत बच्चे कहते हैं कि एथिक्स की हर कोई प्रिपरेशन ही नहीं होती है। आप सही तरीके से अगर चीज़ें समझते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे जो सीरियसली बहुत अच्छी वैल्यूज़ होती है, वैल्यू सिस्टम उनके अंदर होता है, वो अच्छे से लिख नहीं पाते, तो वो लिखना तो सीखना पड़ेगा। तो आप अपने जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करिए और डेली बेसिस पे अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, विच कैन बी वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ द मेंस एग्जीक्यूशन नेक्स्ट ईयर। तो वो चीज़ आपको करने का पूरा अच्छा खासा मौका दिया जाएगा सिलेबस को डिवाइड करके, और इसके लिए मोटा मोटा आपको हम 2 वीक के आसपास लेके चलेंगे, है ना। 2 वीक के आसपास एटलीस्ट हम इसको दे सकते हैं आसानी से। तो 2 वीक हम इसमें आराम से करें और लास्ट के पार्ट में फिर हम अगले वाले पार्ट जैसे GS पेपर जो 3 है उसकी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो हमने पहले GS पेपर 1 किया, फिर GS पेपर 4 की तरफ शिफ्ट हो गए,
है ना। उसके बाद 3 में जा सकते हैं, क्योंकि 3 में बहुत सारी ऐसी थीम है जो बार बार रिपीटेशन होती है। इनफैक्ट जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 बोथ दे हैव ए हायर परसेंटेज ऑफ करंट अफेयर्स, सो वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर टू बी कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स इन जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2। समटाइम इट कैन बी इवन 60%, बट एटलीस्ट 40% तो कुछ ना कुछ तो बेसिक लेवल तो रहेगा ही ना, स्टैटिक लेवल का, एटलीस्ट पीवाईक्यू थीम के बेसिस पे तो रहेगा ना। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर ऑल्सो। इसलिए उसको भी हमने बहुत सही तरीके से डिवाइड किया। पहले हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस किया, साइड बाय साइड आप प्रीलिम्स वाला पार्ट भी कर लेंगे और मेंस वाला पार्ट भी हम कर सकते हैं। फिर हमने साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो सब किया। और जीएस पेपर 3 में कोशिश करी कि वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ इट बाय द मिड ऑफ द नवंबर, है ना। मिड ऑफ द नवंबर तक, मतलब दिवाली के आसपास तक आप इसको फिनिश कर लेंगे। फिर आप जीएस पेपर 2 कर सकते हैं आराम से बैठ के। एंड इनफैक्ट जीएस पेपर 2 ऐसा है कि जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटी, है ना। लक्ष्मीकांत पढ़ पढ़ के आप लोगों ने लाल पीली नीली हरी हर तरीके के कलर्स में लगा दिए होते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन ज्यादा होता है। इसीलिए हमेशा जब स्टार्ट करते हैं आप कंफर्ट जोन से मत स्टार्ट करिए। कंफर्ट जोन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सिंस वी नाउ हैव द टाइम, राइट, तो एटलीस्ट हम थोड़े लेवल का तो एक एडवेंचरिज्म या फिर जो एक रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ चलें, कि जो चीज़ नहीं भी आती उसको भी तो कम से कम सही तरीके से पकड़ें, एक चैलेंज को एक्सेप्ट तो करें, है ना। वो चीज़ हमें करनी जरूरी है। तो लास्ट में हम ये वाला पार्ट करेंगे, इसमें हम पहले पॉलिटी कवर कर लें, फिर अपना जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है उसको कवर करें, राइट। एंड टुवर्ड्स द एंड हम फोकस कर सकते हैं आईआर के ऊपर, है ना। और देन हम दोनों पार्ट को एक साथ मर्ज कर देंगे सबसे लास्ट में, जिसमें सोशल जस्टिस पेपर 2 से है और इंडियन सोसाइटी जो है वो पेपर 1 से निकल के आता है। तो अगर हम रफली देखें तो हम इसको लगभग 8th और 9th ऑफ दिसंबर तक लगभग हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है ना। 8th और 9th ऑफ दिसंबर तक हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं फेज 1 को। फेज 1 का मतलब क्या है, 80% फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द मेंस, ओनली 15 to 20% फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द प्रीलिम्स, बट वी आर एबल टू डू ऑल सिलेबस। सेक्शनल टेस्ट भी अच्छे खासे कर पाएंगे एंड मोटा मोटा सही तरीके से हम लास्ट में एक फुल लेंथ टेस्ट भी कर पाएंगे। तो हमने जैसे नंबर्स के तौर पे मैं आपको बताऊं तो नंबर्स जो है ठीक ठाक है। इसमें आपको मेंस के लिए जो डेली टेस्ट हैं, ठीक है, जो मेंस के लिए हैं वो रफली आपके 60 के आसपास आ जाते हैं, जो हफ्ते में लगभग 5 से 6 बार हो रहा है इन जनरल, राइट। फिर ऐसे ही अगर हम सेक्शनल टेस्ट का बात करें, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए मोस्टली हम फर्स्ट फेज में सेक्शनल टेस्ट करेंगे, तो प्रीलिम्स और अगर हम सीसेट का बात करें तो उसमें लगभग 12 सेक्शनल टेस्ट हैं। जो सेक्शनल टेस्ट मेंस के लिए हैं वो लगभग 13 के आसपास हैं। सेम सेक्शनल टेस्ट फॉर मेंस जो कि वीकेंड पर हो रहे हैं वो लगभग अराउंड 13 हैं। एंड जो एफएलटी है जिसको फुल लेंथ टेस्ट हम बोलते हैं, ये हमारे एक हैं, जिसमें एससे भी आता है। एससे ओवरऑल लगभग 4 के आसपास हैं और साथ में फिर हम अपना ये वाला पार्ट भी करेंगे कि जिसमें हम GS 1+2 एक दिन में दे के देखें, अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करें, और एक दिन में GS 3 + GS 4 दे के देखें। तो इससे हमें पूरा एटलीस्ट एक ड्रेस रिहर्सल हो जाती है कि मेंस एग्जामिनेशन में सीरियस किस लेवल का हमें स्ट्रेस से गो थ्रू करना पड़ता है। तो पूरा प्लानर मैंने आपको फेज 1 का बता दिया। फेज 2 इज लार्जली गोइंग टू फोकस ऑन प्रीलिम्स, और फेज 3 जो होगा दैट इज गोइंग टू कम आफ्टर द प्रीलिम्स, जो कि पूरा मेंस स्पेसिफिक डेडिकेटेड होगा। फेज 2 के लिए भी जिन बच्चों को प्रीलिम्स का थोड़ा सा रहता है कि भाई हम कब से प्रिपरेशन चालू करेंगे, तो हम लगभग 9th ऑफ दिसंबर से चालू करेंगे और धीरे धीरे करके सारे जो पार्ट्स हैं सबको कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी, है ना। तो सृजन प्रोग्राम जो है ना एक होलिस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड अब बन गया है कि आप इसको जो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल है और सही तरीके से हम उसका आउटकम लेके आ सकते हैं, है ना। और इसी चीज के लिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि भाई आप सही से प्रिपरेशन करें। जितना अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा आउटकम आने के चांसेस हैं। और हम लोग भी देखो यही चाहते हैं कि जब हम पढ़ाई स्टार्ट करें तो एंथुजियाज्म बहुत हाई होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है। अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही टाइम पे उसको एक सही लेवल ऑफ मेंटरशिप मिल जाए, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट को लेके आना बहुत जरूरी, बहुत सही हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है। ये चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड तक, ये वर्थ इट है। यूपीएससी की रिपोर्ट भी यही बताती है कि कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे 5 to 6% वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों अटेम्प्ट में 20% से ऊपर का है सक्सेस रेशो। जो फाइनल सिलेक्शन होता है बच्चा, उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपका किसी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, सेकंड में नहीं हुआ, आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स बचे हैं वो थर्ड और फोर्थ हैं। और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ही किया, बस फाउंडेशन फिनिश किया है, तो भाई गो ऑल आउट, देयर इज नथिंग टू लूज, देयर इज एवरीथिंग टू गेन।
राइट। बट प्रिपरेशन सही से करिए, इसमें मत फंसिए कि क्या मैं सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करूं, क्या मैं सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करूं, पहले हम नहीं कर पाए तो क्या अब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ 2 बार तो क्या सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें। वो सही तरीका नहीं है, इस टाइम आपको मेंस पे ही फोकस करना पड़ेगा। अंडर द गाइडेंस ऑफ मेनी फैकल्टीज, ओके, वी हैव दिस सृजन प्रोग्राम, इसमें आपको अच्छी खासी मेंटरशिप मिलेगी सही तरीके से। प्रोग्राम की डिटेल्स आपके सामने है, 2 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, लेसन का प्लानर भी मैंने आपको दे दिया है। बहुत सारे टॉपर्स यहाँ से निकले हैं 23, 24, 25 में। इन बच्चों के साथ हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब सेशंस भी किए हैं। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों ने भी इसको किस बेस्ट तरीके से सृजन को यूटिलाइज किया, तो वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इनफैक्ट सृजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमने डिविजन्स भी किए हैं, जैसे जिस बच्चे को जिस टाइप की हेल्प चाहिए, जिस लेवल की मेंटरशिप चाहिए, उस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो विद इन द सृजन प्रोग्राम ऑल्सो। और उस चीज़ तक पहुँचने के लिए आप ईजिली प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। इससे आपको सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अलॉन्ग विद बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स या फिर आपकी कोई क्वेरी है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो बहुत, मैं ये आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे जिसमें हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को अच्छे से कर लें, है ना, तो जो चांसेस होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं हमारे। इससे हमारा प्रीलिम्स भी निकलेगा प्लस साथ में जो मेंस वाला पार्ट है वहां पर भी हम हाई स्कोर लेके आ पाएंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ द प्रिपरेशन शुड बी, दैट इज हाउ द प्रिपरेशन शुड बी। और जहां जहां पर इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर सकता है, जिस भी निटी-ग्रिटी के लिए, जहां भी फैकल्टीज आपको हेल्प कर सकते हैं, वो करने के लिए हम सब लोग रेडी हैं। ठीक है, तो दिस इज नाउ द टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक द फाइनल डिसीजन, किस तरीके से आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। एंड एक और एडवाइस आप लोगों के लिए, जिन बच्चों ने नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, अगर आप इस टाइम पे अभी तक आपने अपना ऑप्शनल फाइनल नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए, है ना। जो भी आप फाइनल करेंगे PW पे बहुत सारे जो ऑप्शनल्स हैं वो अवेलेबल हैं, फैकल्टीज़ की वीडियोज़ देखिए, उनको समझिए, उनको समझाने का तरीका देखिए, एंड इवेंचुअली वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात आती है सृजन प्रोग्राम की। सृजन प्रोग्राम का मेन एम यही है कि आपको उस लेवल पे लेके जाएं जहां से प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप सही तरीके से compete कर सकें। बिकॉज जब तक हम सही तरीके से compete ही नहीं करने के बराबर लायक होंगे, तब तक भाई एग्जाम कैसे निकलेगा। एंड देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर यूथफुल ईयर्स, है ना। जो यूथफुल एनर्जी है जितना जल्दी सही डायरेक्ट लेवल पे चलेगी उतना अच्छा हमारा आउटकम निकल के आएगा और आप लाइफ में फिर कंट्री को और अच्छे तरीके से आप सर्व भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विश कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली हो। और मैंने आपको ये जो 3 चीज़ें थी इनके ऊपर बहुत सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी पूरे सेशन में, कि कैसे हम सिलेबस, जिसमें मैंने प्रीलिम्स मेंस दोनों की बातचीत करी, उसी से एसोसिएटेड PYQs, एंड फाइनली कैसे जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिमांड तक हमें पहुंचना है। ये क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके हिसाब से लिखना, rather than जो हमने नहीं पूछा है उसके बेसिस पे लिख दिया। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स के लेवल पे हो, चाहे वो मेंस के लेवल पे हो। और सृजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको इसमें बहुत सारी हेल्प जरूर करेगा। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें और अपनी जो एक दिनचर्या है वो सही तरीके से बनाइए, है ना। तो सितंबर इज़ नाउ कमिंग। सितंबर एक होता ना कि घंटी बज जाती है दिमाग में कि हाँ यार इस साल का मेंस भी अब तो ओवर हो चुका है, नाउ वी हैव टू बी वेरी कम्पिटिटिव। और मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ ट्राई करिए कि अगले 3-3.5 महीने बहुत सही तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ निकले, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी स्काई हाई हो, आपकी एबिलिटी भी डेवलप हो जाए, एंड देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ एंजॉइंग द प्रिपरेशन rather than suffering it. That's the most important thing. All right, so thank you so much and please अपना ध्यान रखिए और अपना सही से डिसीजन ले लीजिए। थैंक यू।